एवरीवन, आज हम 2022 में आई हुई फॉरेंसिक मूवी की स्टोरी देखेंगे जो एक थ्रिलर एंड क्राइम मूवी है। इसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। वहीं एक लड़का दूर खड़े होकर उसे देख रहा होता है। इसकी वजह से उस लड़के के पिता उसे घर ले जाकर बहुत मारते हैं। वो लड़का गुस्से में आ जाता है और उसी रात अपने पिता और बहन को जान से मार डालता है। अब हमें कुछ साल बाद का देहरादून का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी का मर्डर हो गया था और वहां पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को बुलाती है। जॉनी वहां इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर पुलिस से कहता है कि इसका मर्डर इसके हस्बैंड ने ही किया है, क्योंकि उसे विक्टिम के दांतों से मेटाबॉलिक पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं जिसे उसके हस्बैंड ने टूथपेस्ट में मिलाया था। जॉनी यहाँ इस केस को सॉल्व कर देता है। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनी नाम की एक लड़की का बर्थडे होता है और वहाँ अनन्या नाम की एक लड़की भी आती है जो जॉनी की भतीजी थी। जेनी अनन्या को कैंडी देती है और बदले में अनन्या भी उसे बर्थडे विश करती है। अगले दिन सुबह हम एसआई मेघा को देखते हैं जिसे डंपयार्ड में एक लड़की की लाश मिलती है। जब वो चेक करती है तो वो बॉडी जेनी की होती है। इसका मतलब किसी ने पिछली रात जेनी का किडनैप किया और फिर उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को यहाँ फेंक दिया। यहाँ कांस्टेबल बताता है कि बॉडी को सबसे पहले जस्सू पहाड़ी नाम के एक आदमी ने देखा था, लेकिन मेघा के आने से पहले ही वो यहाँ से गायब हो गया। मेघा उस आदमी को ढूंढने के लिए कहती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। फिर हम देखते हैं कि अनन्या मेघा के साथ उसके घर में ही रहती है क्योंकि वो उसकी मासी है। मेघा अनन्या को स्कूल छोड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन में एसएचओ उसे केबिन में बुलाते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि इस केस में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को भी बुलाया है। ये सुनकर मेघा थोड़ा अपसेट हो जाती है। एक्चुअली मेघा और जॉनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। फिर मेघा अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और जज का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है। वो वहाँ अनन्या को भी देखती है और जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, जेनी की मॉम उसे चर्च से ले जाने वाली होती है, मगर वो अपनी वाटर बॉटल अंदर ही भूल गई थी। जैसे ही वो वाटर बॉटल अंदर लेने जाती है, वहीं चर्च के बैक डोर से कोई उसे बुलाता है और वो वहां जैसे ही जाती है वैसे ही वहां से गायब हो जाती है। इससे ये कंफर्म होता है कि किडनैपर को जेनी बहुत अच्छे से जानती थी। फिर हम देखते हैं कि जॉनी अपने भाई के घर आ जाता है। उसका भाई अभय अकेले ही रहता था क्योंकि एक हादसे में उसने अपनी बेटी आद्या और वाइफ दिव्या को खो दिया था। इसके बाद मेघा उसकी दूसरी बेटी अनन्या को अपने साथ ले गई थी क्योंकि मेघा को लगता था कि अभय की लापरवाही की वजह से ही उन दोनों की जान चली गई है। लैब में जॉनी जेनी की ब्लड लगी हुई फ्रॉक को एग्जामिन करता है। इसके बाद वो उस साइट पर भी जाता है जहां पर पुलिस को जेनी की लाश मिली थी। वहां जाकर वो कुछ फोटोज को कलेक्ट करता है और फिर लैब में जाकर एक डमी बॉडी पर चाकू से बार बार वार करता है जिससे उस किलर का माइंडसेट वो समझ सके। वो बताता है कि किलर ने जेनी की पीठ पर 9 बार चाकू से स्टैप किया था और वो देखकर उसे समझ आता है कि किलर लेफ्ट हैंडेड है। अब जॉनी और मेघा चर्च के बैक एंट्रेंस पर जाते हैं और एविडेंस को कलेक्ट करते करते सामने के फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टनल मिलता है जिसकी हाइट 4.5 फीट जितनी थी। वो कहता है कि जेनी इस टनल से ही इसके दूसरे साइड पर गई होगी क्योंकि जॉनी को जेनी की फ्रॉक से उस टनल के पार्टिकल्स के ट्रेसेस मिले थे और जब जेनी ने चर्च में सामने वाले को हैंड वेव किया था तब वो उसके सामने खड़ा था, जिससे उन्हें ये समझ आता है कि किलर की हाइट 4 या 4.5 फीट के करीब होगी, या तो किलर कोई डॉफ यानी कि बौना होगा। इसके बाद मेघा को याद आता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज में एक बौने आदमी को देखा था जो चर्च में साफ सफाई करने के लिए आया था। मेघा अपने कांस्टेबल को बुलाकर उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि इसका नाम चार्ली है और वो जानता है कि ये कहाँ रहता है। अब मेघा अपनी टीम को लेकर चार्ली को पकड़ने के लिए चली जाती है। पुलिस को देखकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन फाइनली वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ अनन्या एक साइकेट्रिक के पास सेशन लेने आती है जिसका नाम डॉक्टर रंजना होता है। वो डॉक्टर रंजना से कहती है कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है, लेकिन मेघा उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे रही है। वहीं हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिनके बारे में मेघा से वो कहती है कि ये मेरे फादर जैसे हैं, उनको ब्लड कैंसर है इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। यहाँ मेघा चार्ली से पूछताछ करती है और वो कहता है कि उसे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो बस पुलिस से डरकर वहां से भागा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक बार अभय अपनी फैमिली के साथ एक मेले में गया था, लेकिन अभय की लापरवाही की वजह से वहां उसकी बेटी गायब हो गई थी और जब उन लोगों ने अपनी बेटी को ढूंढा तो वो उन्हें एक खाई में गिरी हुई मिली थी। गिरने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और अपनी बेटी की मौत का सदमा अभय की वाइफ विद्या सहन नहीं कर पाई, इसलिए घर आकर उसने पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद मेघा गुस्से में अनन्या को अपने साथ ले गई और अभय अपने ही घर में अकेला रह गया।
जॉनी क्राइम सीन से फुटप्रिंट्स लेकर आया था और उसे चार्ली के फुटप्रिंट से मैच करके वो देखता है, जो बिल्कुल भी मैच नहीं होते। अब एक और लड़की अदिति का बर्थडे आता है और अनन्या भी अपनी आंटी के साथ उस बर्थडे पार्टी में जाती है। दूसरी तरफ मेघा अकेले ही जस्सू पहाड़ी के घर ताला तोड़कर अंदर चली जाती है और उसे वहां जस्सू पहाड़ी घर में ही छुपा हुआ मिलता है। यहाँ बर्थडे पार्टी में अचानक अदिति मिसिंग हो जाती है। अदिति वहां के एमएलए की बेटी होती है, इसलिए पुलिस पर उसको जल्द से जल्द ढूंढने का प्रेशर होता है। पुलिस फोर्स और जॉनी नजदीक के जंगल में उसे ढूंढने लगते हैं और वहां पर जॉनी को किसी के पैरों के निशान मिलते हैं। उस फुटप्रिंट पे ब्लड लगा हुआ था, मतलब कि किलर के राइट लेग में चोट लगी हुई थी। जॉनी एसएचओ और बाकी टीम को बताता है कि किलर का वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है और साथ ही किलर कोई 10 से 12 साल का बच्चा होगा। लेकिन एसएचओ इस बात पर बिलीव नहीं करता। तब जॉनी एक सीरियल किलर के बारे में उसे बताता है, जो बस 10 से 12 साल की उम्र में एक सीरियल किलर बन गया था। फिर मेघा एसएचओ को बताती है कि उसने कल जस्सू पहाड़ी का स्टेटमेंट लिया था और उसने भी कहा था कि सुबह जब वो डंपयार्ड की तरफ गया था तब उसने एक 12 साल के बच्चे को बॉडी डंप करते हुए देखा था। इसलिए मेघा जस्सू पहाड़ी की हेल्प से उस बच्चे का स्केच ड्रॉ करवाती है। अब मेघा को जुवेनाइल सेंटर से एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि जिस बच्चे को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम रोहन है और वो 3 साल पहले उनके सेंटर पे आया था। उसने 8 साल की उम्र में ही अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था, लेकिन 3 महीने पहले वो यहाँ से भाग गया था। ये जानने के बाद पुलिस रोहन के स्केच को हर जगह फैला देती है और पेपर मीडिया में भी ये बात फैला दी जाती है। शहर में उस बच्चे के डर से स्कूल बंद हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर अनन्या का सेशन होने के बाद उसे थोड़ी देर बाहर इंतजार करने के लिए कहती हैं, लेकिन तब तक अनन्या वहां से गायब हो जाती है। अब डॉक्टर रंजना मेघा को कॉल करके ये सब बात बता देती है। मेघा को मालूम था कि अनन्या अक्सर एक पार्क में जाया करती थी और वो वहां जैसे ही जाती है वो देखती है कि अनन्या उस सीरियल किलर बच्चे के साथ में खेल रही है। मेघा रोहन को पकड़ लेती है और उसके कपड़ों पर भी काफी खून लगा हुआ था। उन्हें वहीं पास में नीचे अदिति की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इसके बाद मेघा उन सभी मरी हुई लड़कियों की फोटो रोहन को दिखाते हुए पूछती है, तो वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो बस चिल्लाने लगता है। अगले दिन जॉनी मेघा से कहता है कि मेरे हिसाब से ये सारे मर्डर्स रोहन ने नहीं किए हैं। रोहन के कपड़ों पे भले ही अदिति का खून लगा हुआ है, लेकिन रोहन राइट हैंडेड है और असली खूनी लेफ्ट हैंडेड है। मगर मेघा जॉनी की बातों पे भरोसा नहीं करती। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एक और लड़की विद्या मिसिंग हो गई है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि खूनी कोई और है और वो अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। तभी हम देखते हैं कि अनन्या विद्या की डेड बॉडी को लेकर एक फार्म हाउस से बाहर निकल रही है। अगले सीन में अनन्या अपने घर में होती है और उसे मेले वाले सीन को याद करके दौरे पड़ने लगते हैं। उसी समय मेघा वहां आकर उसे जगाती है और गले लगा लेती है। फिर मेघा डॉक्टर रंजना के घर जाती है और उसे रोहन से बात करने के लिए कहती है। इसके बाद जब डॉक्टर रंजना रोहन से बात करती है तो वो कहता है कि वो इन लड़कियों को नहीं जानता, उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो जो मुझसे कहती है मुझे वही करना पड़ता है। इसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। फिर अनन्या की वीडियो न्यूज में दिखाई जाती है जिसमें वो बिंदिया की डेड बॉडी के साथ थी। इस वजह से एसएचओ मेघा को सस्पेंड कर देते हैं और जॉनी को भी इस केस से हटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी जॉनी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है और उसे एक जगह पे बिंदिया की डेड बॉडी भी मिल जाती है। माथुर के वहां आने से पहले ही जॉनी वहां से सारे एविडेंस कलेक्ट करके ले जाता है और कांस्टेबल पाटिल की हेल्प से मेघा से मिलने उसके घर चला आता है, क्योंकि एसएचओ के ऑर्डर पे मेघा को पुलिस की निगरानी में रखा गया था। न्यूज में ये रिपोर्ट आने के बाद से अनन्या भी मिसिंग हो गई थी। जॉनी मेघा से मिलकर उसे समझाता है कि वो इस केस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है और वो फिर से इस केस में लग जाती है। फिर जॉनी उससे कहता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक ऐसा आदमी है जिसने रोहन और अनन्या का इस्तेमाल उन डेड बॉडीज को डंप करने के लिए किया है। वो ये कहता है कि जब वो अनन्या को ढूंढ रहा था तब उसे जंगल में एक घर मिला था जो काफी दिनों से बंद था, और जब उसने अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला कि ये वो सीरियल किलर यही सबका मर्डर करता है। बच्चियों को वहां मार कर वो अलग अलग जगह पर उनकी डेड बॉडीज को डंप करवा देता है। मेघा बताती है कि 3 दिन बाद अनन्या का भी बर्थडे है, तो उन्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। वहां अनन्या की ड्राइंग रखी हुई थी जिसकी हेल्प से वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां अभय मिल जाता है जो वहां पे अनन्या के साथ था। एक्चुअली अपनी बेटी को बचाने के लिए अभय ने अनन्या को यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था ताकि वो सीरियल किलर अनन्या के पास ना पहुंच सके। इसके बाद मेघा पाटिल से देहरादून के आसपास के ऐसे ही सीरियल किलर केसेस के बारे में पता लगाने को कहती है। मेघा अनन्या से बात करती है तो उसे पता लगता है कि रोहन की तरह उसे भी किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती थी और वो जो भी उससे कहती थी वो उसे करना पड़ता था। यहाँ पाटिल से मेघा को पता चलता है कि 5 साल पहले यहाँ ऋषिकेश में भी इसी तरह के केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसलिए मेघा और जॉनी ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में माथुर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर किसी भी तरह जॉनी उसे चकमा देकर निकल जाता है।
अब ये लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जॉनी के गुरु डॉक्टर सोलंकी मिलते हैं। वहां पर जॉनी केसेस में मिले हुए एविडेंस की जांच करता है। इन एविडेंस को पाटिल ने अपने फ्रेंड के हेल्प से मंगाया था। इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि मसूरी और ऋषिकेश के मिले हुए डीएनए के सैंपल सेम है। यानी कि जो किलर 5 साल पहले ऋषिकेश में किलिंग कर रहा था वही आज मसूरी में भी सेम चीज कर रहा है। डीएनए सैंपल के अलावा उनके पास कोई और सबूत नहीं होता है। अब डॉक्टर सोलंकी जॉनी को एफडीपी करने के लिए कहते हैं, जिसमें बस डीएनए की हेल्प से सस्पेक्ट का फेस कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और उनके हिसाब से किलर वो टाइम करीब 7 साल के आसपास का रहा होगा। मेघा वहाँ सारी मरी हुई लड़कियों की फैमिली के पास जाती है और स्कूल्स में भी जाती है। वहाँ उसे डॉक्टर रमेश के बारे में पता चलता है, जो एक साइकेट्रिक थे, जो उन सभी मरी हुई लड़कियों को सेशन देते थे। अब वो डॉक्टर रमेश गुप्ता के घर जाती है, बट उनका घर लॉक था। वहीं उनकी नेबर से मेघा को पता चलता है कि रमेश गुप्ता ने एक 10 से 12 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम शशि था और उसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम थी। डॉक्टर रमेश को कैंसर हो गया था और इस न्यूज को वो सह नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मेघा को याद आता है कि डॉक्टर रंजना के फादर को भी कैंसर था और उसे लगता है कि डॉक्टर रंजना के फादर ही रमेश गुप्ता है। उसका शक सही था क्योंकि नेबर ने उन्हीं की फोटो मेघा को दिखाई थी। अब मेघा और जॉनी मसूरी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अनन्या को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए अभय डॉक्टर रंजना को कॉल करके जल्दी से अपने विला पर आने के लिए बोलता है। वो अपनी लोकेशन उसे सेंड कर देता है। वहां जाने से पहले डॉक्टर रंजना अपने फादर को ये बात बता देती है। कुछ टाइम बाद मेघा और जॉनी रमेश गुप्ता के घर पहुंचते हैं। वहां रमेश गुप्ता ऑक्सीजन ले रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर सोलंकी उस किलर का फेस जॉनी को भेज देते हैं और वहां वो लोग उस इमेज को देखकर शॉक हो जाते हैं। ये स्केच डॉक्टर रंजना का होता है और शशि से भी उसका फेस मिलता जुलता था। यानी कि शशि और डॉक्टर रंजना एक ही इंसान है। शशि की मौत झूठी थी, वो मरा नहीं था, बल्कि उसने सर्जरी से अपने आप को लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। यहाँ हमें बताया जाता है कि शशि वही लड़का था जिसने अपने पिता और बहन को मार डाला था, जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। रमेश गुप्ता ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसका इलाज किया था, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। इसी दौरान उसने रमेश गुप्ता से हिप्नोसिस का प्रोसेस भी सीख लिया था, जिससे वो किसी को भी वश में कर लेता था। लेकिन जब शशि को पता चला कि उसके फादर को कैंसर है, तो वो वापस से पहले जैसा हो जाता है और वो पहली बार किसी बच्ची का मर्डर करता है। इसके बाद वो कहीं गायब हो गया था और कुछ दिनों बाद लड़की बनकर वापस अपने फादर के पास आ गया। उसे ये वहम था कि मर्डर करने से उसके फादर ठीक हो रहे हैं और अब मसूरी शिफ्ट होकर वो उन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रहा है जो उससे सेशन ले रहे थे। इवन अभय की बेटी आद्या किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, बल्कि उसे शशि ने ही मारा था। अब डॉक्टर रंजना अभय के विला पर पहुंच जाती है और चाकू से अभय पर अटैक कर देती है। अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है और अनन्या के पास पहुंच जाती है। वो अनन्या को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। इसी तरह वो हिप्नोटाइज करके रोहन की हेल्प से उन लड़कियों को जंगल के उस घर में ले जाती थी और उन्हें वहां पर मार डालती थी। ये सब समझने के बाद जैसे ही मेघा और जॉनी अनन्या को बचाने के लिए निकलते हैं, माथुर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। जॉनी उसे सब कुछ बताता है, लेकिन माथुर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसी समय जॉनी को अभय का कॉल आता है और वो बताता है कि डॉक्टर रंजना अनन्या को अपने साथ ले गई है। ये सुनकर माथुर उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और कांस्टेबल पाटिल को अभय के पास भेज देता है। अब माथुर मेघा और जॉनी के साथ डॉक्टर रंजना के खुफिया घर में पहुंच जाता है। वहां डॉक्टर रंजना अनन्या को मारने ही वाली होती है, लेकिन वो तभी कैमरे में देख लेती है कि जॉनी और पुलिस वाले उसके घर में आ चुके हैं। कुछ समय बाद ढूंढने पर मेघा को रंजना मिल जाती है और उनमें लड़ाई होने लगती है, जिसमें मेघा काफी घायल हो जाती है। जॉनी को अनन्या मिल जाती है और वो उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और मेघा को बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ रंजना मेघा को गन से शूट करने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही जॉनी रंजना को शूट कर देता है और ऐसे रंजना को मारकर वो लोग अनन्या को बचा लेते हैं और यही उस सीरियल किलर को मारकर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।